Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. जैसे कि आज आप सबको पता है अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं जिसके अंदर मेनली डिजीज पोर्शन अपन कवर करते हैं। तो अपन ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी कम्प्लीटली पहले डिस्कस कर ली। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अबाउट द डिजीजेज ऑफ हार्ट। तो हार्ट की डिजीजेज में सबसे मोस्ट कॉमनली जो डिजीज होती है वो आती है कोरोनरी आर्टरी में होने वाली डिजीजेज। कोरोनरी जो आर्टरीज होती हैं, जो मैंने आपको जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई थी तब उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी आई थी, याद हो आपको। तो ऐसा कुछ हार्ट होता अपना जिसके अंदर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम जो आर्टरीज करती हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम जो आर्टरीज करती हैं उनको क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी। जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जो अपनी आर्च ऑफ एरोटा होता है उसमें से ब्रांचेज निकलती हैं। मैंने बताया था एक लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी से फिर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लास्ट में फिर मार्जिनल आर्टरी। ऐसे ही जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उसे सरकमफ्लेक्स आर्टरी पीछे की साइड, फिर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड मार्जिनल आर्टरीज जो कि कम्प्लीटली हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब क्या होता है नॉर्मली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर क्या होता है? जो कोरोनरी आर्टरी होती है, मान लो ये नॉर्मल कोई कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर क्या होता है धीरे धीरे किसी भी कंडीशन के कोई भी कोज जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से क्या होता है जो एंडोथीलियल लेयर होती है ना, एंडोथीलियल लेयर आर्टरी की, उसके अंदर या तो कोई डैमेज हो जाए या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए। उसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे क्या है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोर होने लग जाता है और वो धीरे धीरे क्या बना देता है? प्लाक फॉर्मेशन कर देता है। प्लाक या एथेरोमा जिसको बोला जाता है उसका फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या होगा, नॉर्मली ब्लड का फ्लो हो रहा था पहले जब ये प्लाक नहीं था तब। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये प्लाक जैसे सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा, इसमें बहुत सारी सेल्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो धीरे धीरे इसके चारों तरफ जमा होने लग जाता है। तो ये प्लाक बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ये क्या करता है ऑब्स्ट्रक्शन में या ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड की सप्लाई और डिमांड के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम होता है या बैलेंस होता है वो डगमगा जाता है। डिमांड का बढ़ जाना पर सप्लाई उसके अकॉर्डिंग, या डिमांड नॉर्मल है लेकिन सप्लाई कम हो गई है। अब सप्लाई और डिमांड कम होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई बैलेंस डिस्टर्बेंस होगा। तो ये जो बैलेंस होता है सप्लाई और डिमांड के बीच में, इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या अपन सिंपली वर्ड्स में बात करना चाहे, जब व्हेन द हार्ट डज नॉट कंप्लीट द डिमांड, जब हार्ट जो डिमांड आ रही है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, आर्टरीज के अंदर कोई ना कोई प्लाक फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से वो वहाँ तक सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो उसकी वजह से हार्ट में सिम्टम्स कोज होते हैं या हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हार्ट की फंक्शनिंग अल्टर होती है और उसको क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या इसको क्या बोल सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। इस्चीमिया जब एक कंडीशन होती है जब सेल्स को या जो मायोकार्डियल सेल्स है उनको जब ब्लड सप्लाई है और या ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में सेल्स स्लोली इस्चेमिक कंडीशन में जाना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि एक सेल की जो फंक्शनिंग है उसको अल्टर करती है। तो इसलिए इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इट रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स या मायोकार्डियल लेयर टू बिल्डअप ए प्लाक इन आर्टरीज ऑफ द हार्ट। एक प्लाक के बिल्डअप हो जाने की वजह से हार्ट के आर्टरीज में हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़।
रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू बिल्डअप ऑफ प्लाक इन ए आर्टरी ऑफ द हार्ट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसके अंदर बात करें अब कोरोनरी हार्ट डिजीज, जैसे नॉर्मली अपन बात करते हैं टाइप्स की कि अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, जैसे स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड सडन कार्डियक। ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, जैसे वेन है, वेन में इतना ऑब्स्ट्रक्शन है कि वो कभी कभी जब डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तब उसको पूरा नहीं कर पाता, तो क्या होता है, सिम्टम्स कोज होते हैं जैसे चेस्ट पेन। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टेबल एंजाइना। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टेबल। और अब जब यही कंडीशन थोड़ी सीवियर हो जाए, तो और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, या नॉर्मली जैसे अपन ने बात करी स्टेबल के अंदर, स्टेबल में क्या होगा, डिमांड बढ़ी, जब अपन ने एक्सरसाइज की, दौड़ भाग की या कोई फिजिकल वर्क किया तो डिमांड बढ़ी उस वक्त, और उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त अपने को चेस्ट पेन हो रहा है। लेकिन अपन रुक गए, स्टॉप हो गए, अपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया या फिजिकल वर्क जो भी था वो करना बंद कर दिया, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हुई और पेन ठीक हो गया, तो उस कंडीशन को स्टेबल। लेकिन अगर ये पेन ठीक नहीं होता, वो डिमांड कंप्लीट नहीं होती है, आप बैठे हो नॉर्मली रेस्ट कर रहे हो, उस वक्त भी अगर आपको पेन हो रहा है तो वो कंडीशन हो जाएगी अनस्टेबल एंजाइना। इसके बाद और भी ज़्यादा सीवियरिटी आ गई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब इस्कीमिया से मायोकार्डियल सेल्स इन्फार्क्शन में चली गई है, मतलब इरिवर्सिबल चेंज। अब इन सेल्स का इरिवर्सिबल चेंज होगा, मतलब सेल्स डेड होना स्टार्ट हो गई है। इन इस्कीमिया में क्या होता है, जब सेल्स को डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं मिलती है तो वो सेल इस्कीमिया में चली जाती है, लेकिन जैसे ही उनको ब्लड सप्लाई आती है वो वापस रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर यही कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाए वापस, तो उस कंडीशन को इन्फार्क्शन बोला जाता है। मतलब ब्लड सप्लाई इतनी कम हो गई है कि इतनी टाइम तक कम हो गई है कि अब वो सेल्स इन्फार्क्शन में चली गई, तो उस कंडीशन को बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और अगर कम्प्लीटली ब्लड सप्लाई बंद हो गई है तो उसकी वजह से कार्डियक फंक्शन लॉस हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, सडन कार्डियक डेथ। अब इसके बाद अपन एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंजाइना। एंजाइना, एंजाइना को चेस्ट पेन भी बोला जाता है, सिंपली चेस्ट पेन भी बोल सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती है नॉर्मल एंजाइना में। एंजाइना के टाइप्स अलग अलग आगे बात करेंगे। इसमें एंजाइना में स्टेबल और अनस्टेबल दोनों एंजाइना को इंक्लूड किया गया है। इसको एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जाना जाता है। चेस्ट पेन एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब इसी के नाम है। तो ये एक तरह का चेस्ट पेन है, जो कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, क्योंकि हार्ट का जो ब्लड फ्लो था वो रिड्यूस हो गया है, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एंजाइना। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एंजाइना also called angina pectoris is often described as squeezing pressure, heaviness, tightness और pain in your chest। मतलब सिर्फ पेन ही नहीं, कई बार जैसे ऐसे प्रेशर सा फील होता है या बहुत टाइटनेस फील, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेन ही हो, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू जैसे सप्लाई बहुत कम ऑल्टर हो रही है तो इसकी वजह से कई बार पेन नहीं भी फील होता है, तो हल्का हल्का स्क्वीजिंग प्रेशर होता है या हैवीनेस हो जाती है, टाइटनेस हो जाता है या पेन भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस अगर हो रही हैं तो दैट मे बी एंजाइना। इसके अलावा स्क्वीजिंग, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन चेस्ट और अदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे हार्ट बर्न की बात करते हैं अपन, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको एंजाइना बोलेंगे, और अदर कंडीशंस की वजह से हो रहा है तो उसको एंजाइना में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करें, एंजाइना मे बी ए न्यू पेन दैट नीड्स टू बी चेक्ड बाय ए डॉक्टर और रिकरिंग दैट गोज अवे विथ ट्रीटमेंट। मतलब अगर नॉर्मल है तो अपन जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे पेन होगा, और नॉर्मल जैसे रेस्ट किया तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ठीक नहीं होता है रेस्ट करने से, मतलब सीवियरिटी ज़्यादा है, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे इस आर्टरी के अंदर प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है, आर्टरी स्क्वीज भी हो रही है, आर्टरी में स्पाज्म भी हो रहा है, मतलब नैरोवेनेस भी हो रही है, और प्लाक फॉर्मेशन, आर्टरी के अंदर प्लाक बन जाएगा और ये थोड़ी नैरो भी हो जाएगी। तो क्या होगा, उसकी वजह से
सप्लाई अल्टर हो सकती है, सप्लाई अल्टर हो सकती है। अगर स्पाज्म हो गया आर्टरी का, या आर्टरी में किसी एंडोथीलियल इंजरी की वजह से वहाँ पे स्लोली प्लाक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना चालू हो जाएगा, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सिम्टम्स आएंगे, जिसको चेस्ट पेन या एंजाइना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें तो इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ में सबसे पहले है हेरिडिटी, मतलब ये फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। जो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड के अंदर अगर है, तो वो क्या होता है, अगर कोई भी माइनर एंडोथीलियल इंजरी होती है तो उसके बाद वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल का जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और वो साथ में कोलेस्ट्रॉल अदर सेल्स को, प्लेटलेट्स को, इनको भी एग्रीगेट करना चालू कर देता है, और धीरे धीरे वो प्लाक फॉर्मेशन या एथेरोमा बना लेता है, और वो जो फ्लो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। जैसे मैं बताऊं, ये कोई आर्टरी थी, यहाँ पे किसी भी वजह से कोई एंडोथीलियल इंजरी हुई, जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर था या कोई और रीज़न था जिसकी वजह से, अब क्या होगा, एंडोथीलियल इंजरी होगी तो वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे ये जो कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड सेल्स थी, वो क्या है, इकट्ठा होना चालू हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाक। और ये प्लाक क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है ब्लड की सप्लाई में, जिसकी वजह से जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाती है, और ये कंडीशन क्या, किस नाम से जानी जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके बाद बात करें अपन स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। पहले से ही अगर मान लो ब्लड सप्लाई बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ रही है, उसके ऊपर से अगर वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से एंजाइना, एमआई और सडन कार्डियक डेथ जैसी कंडीशंस अकर हो सकती हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट कॉज, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड का में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जो कि ब्लड के फ्लो को इंटरप्ट करती है, तो इन अदर फैक्टर्स के साथ अगर डायबिटीज़ भी पेशेंट को है तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। डायबिटीज़ इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके अलावा बात करें ओबेसिटी भी अफेक्ट करती है। ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा, बॉडी में फैट ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से आर्टरीज़ में प्लाक फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो एक रिस्क फैक्टर या कोज हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। इसके बाद बात करें हाई ब्लड प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एंडोथीलियल इंजरीज हो सकती हैं, और वो इंजरीज धीरे धीरे प्लाक में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके बाद बात करें हाई फैट डाइट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, तो वो कोज कर सकता है कि वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करें तो ये आज की टाइम में सबसे बड़ा कोज। इसके साथ साथ ये क्या करता है, फैट डाइट, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सब फैक्टर्स भी कोज करता है लैक ऑफ एक्सरसाइज या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसमें क्या होता है, आदमी खाता पीता है नॉर्मली, लेकिन उसका एक्सरसाइज पैटर्न ऐसा होता है कि वो पूरे दिन में सिर्फ बैठे बैठे काम, कोई फिजिकल काम नहीं करता, तो धीरे धीरे उसकी वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से उसकी बॉडी के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, जो बैड थिंग्स हैं वो सब डिपॉजिट होना ज़्यादा चालू हो जाती हैं, और उसकी वजह से डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई फैट है, और CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा अपन बात करें इमोशनल स्ट्रेस, ये भी एक कोज हो सकता है जो कि अफेक्ट करता है, जो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसकी वजह से कई अदर्स फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, और उनकी वजह से ये अफेक्ट कर सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने। तो कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अंदर अपन बात करें तो ये दो तरह से होते हैं मेनली, मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल। जैसे हेरिडिटी है, एज, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लेना, एज, सेक्स भी होता है, जो कि
इसको ऐसे लिखना आप जब नोट्स बनाओ तो एक तरफ मॉडिफिएबल और एक नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। तो मॉडिफिएबल में जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग है इसको मॉडिफाई मतलब उनको उनमें चेंजेस कर सकते हैं अपन चाहे तो स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं, अपन चाहे तो कोलेस्ट्रॉल में का लेवल कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ को के लेवल को शुगर के लेवल को कम कर सकते हैं, ओबेसिटी कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, हाई फैट डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, लेक ऑफ एक्सरसाइज कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हेरिडिटरी फैक्टर है, एज है, सेक्स है, इन सबको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की हेरिडिटरी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एज फैक्टर है, धीरे धीरे जब ओल्ड एज होती है तो क्या होगा, मसल वीकनेस आएगी, मसल्स पूरी तरह से उनकी जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाए। आर्टरीज़ है, आर्टरी की जो मसल लेयर है वो इलास्टिसिटी लॉस कर देती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लोली एज भी एक फैक्टर होता है। और सेक्स की बात करें तो मेल्स आर मोर प्रोन देन फीमेल्स, मेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं रेदर देन फीमेल्स। तो मॉडिफिएबल के अंदर हेरिडिटी, एज, सेक्स और नॉन मॉडिफिएबल के अंदर हेरिडिटरी, एज और सेक्स, और मॉडिफिएबल के अंदर बाकी ये जो सारे हैं वो अपन इंक्लूड कर सकते हैं। कौन से नॉन मॉडिफिएबल, जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, हेरिडिटी, एज एंड सेक्स, और दूसरे हैं मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके अंदर हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फैट डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और, अल्कोहल भी ऐड कर देना, तो अल्कोहल भी होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। अब इसके बाद बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का टाइप, एंजाइना पढ़ रहे हैं अपन, तो अगर मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत हो ना। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप एंजाइना नाम हटा के बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ लिख सकते हैं, बस उसमें टाइप्स ये ऐड मत करना एंजाइना के। और अगर अलग से एंजाइना पूछा जाता है तो इसके अंदर आप ये सारा कुछ मैटर लिख सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर आप यही कॉजेज लिख सकते हो, यही रिस्क फैक्टर, यही डेफिनेशन, यही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यही डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन और यही मैनेजमेंट सेम लिख सकते हो। बस टाइप्स और एंजाइना की एक अलग से डेफिनेशन, अगर एंजाइना पूछा जाता है तो उसके अंदर चेस्ट पेन की जगह एंजाइना ऐड कर देंगे, वो एंजाइना हो जाएगा। तो इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो सबसे पहले स्टेबल एंजाइना, स्टेबल की बात करते हैं, या इसको एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट आर यूजुअली प्रिडिक्टेबल। जब आप स्ट्रेस में होते हो या मेंटल इमोशनल स्ट्रेस या कोई एक्सर्शन का काम करते हो, जैसे कोई फिजिकल काम, सीढ़ियाँ चढ़ना, बस पकड़ने के लिए भागना, तो उस वक्त आपको सडनली चेस्ट पेन फील हो सकता है। लेकिन आप जब रेस्ट करोगे या फिर नाइट्रोग्लिसरीन जो कि वैसोडाइलेटर्स होती हैं, वैसोडाइलेटर ड्रग होती है, ये यूज करोगे या फिर इन दोनों का एक साथ रेस्ट के साथ नाइट्रोग्लिसरीन यूज करी तो आप ठीक हो सकते हो उसी वक्त। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टेबल एंजाइना। मतलब आपने फिजिकल काम किया, कोई स्ट्रेस आया, बॉडी की डिमांड बढ़ी, हार्ट की डिमांड बढ़ी, उस वक्त अगर सप्लाई नहीं हो पा रही है कंप्लीटली तो चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन जैसे आप रेस्ट करोगे डिमांड कम होगी, सप्लाई प्रॉपर हो, जितनी सप्लाई हो रही थी उससे काम चल जाएगा और वो पेन ठीक हो जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टेबल एंजाइना। इसके बाद बात करें अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर चेस्ट पेन अकर एट एनी टाइम, मतलब आपको फिजिकल काम या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है और वो सीवियर हो सकता है और लंबे टाइम तक रह सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, अनस्टेबल एंजाइना। इसके बाद बात करें थर्ड, वेरिएंट एंजाइना या प्रिजमेंटल एंजाइना। इसमें क्या होता है, इट कैन हैपन एट एनी टाइम, कभी भी सोते हुए, जागते हुए, बैठे हुए, भागते हुए, कुछ भी काम करते हुए आपको ऐसा हो सकता है। और इसके अटैक्स मेनली कैसे हो, रात को ज़्यादा होते हैं, पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और बिटवीन मिडनाइट एंड में ज़्यादा चांसेज होते हैं इसके। ये क्यों होता है, क्योंकि कोज्ड बाय स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जैसे अपन स्पाज्म की बात करते हो तो स्पाज्म में क्या होता है,
स्पाज्म में क्या होता है, जो आर्टरी है वो उनका स्पाज्म होना चालू हो जाएगा। मतलब स्पाज्म जब होता है तो आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन थी वो छोटी हो जाती है। ल्यूमन क्या हो जाती है, छोटी। जैसे नॉर्मली इतनी ल्यूमन थी तो स्पाज्म जहाँ पे हुआ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ और उसकी वजह से ल्यूमन छोटी हो गई, और उस स्पाज्म की वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है। ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वेरिएंट एंजाइना या प्रिज्मेटल एंजाइना। ये कभी भी हो सकती है, मेनली यानी इसके केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि वो मिडनाइट में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अबाउट 2/3 ऑफ पीपल्स विथ वेरिएंट एंजाइना हैविंग सीवियर ब्लॉकेज इन एटलीस्ट वन मेजर वेसल। मतलब जो हार्ट की मेजर वेसल्स हैं, उनके मेजर और माइनर, जैसे मैंने बताया था, मेजर में लेफ्ट राइट कॉर्नरी आर्टरी और असेंडिंग आर्टरीज, डिसेंडिंग आर्टरीज, और जो आगे जाके जो कौन सी मार्जिनल आर्टरीज है, फिर उसके बाद छोटी छोटी टिनी आर्टरीज होती हैं। उनको में से अगर कोई मेजर आर्टरी में से किसी ना किसी में ब्लॉकेज होगा तभी वेरिएंट एंजाइना होगा। मेजर आर्टरीज में अगर किसी ना किसी एक में तो होगा ही होगा ब्लॉकेज, तभी वेरिएंट एंजाइना हो सकता है। अगर टिनी आर्टरीज या स्मॉल आर्टरीज या वेसल्स या कैपिलरीज के अंदर ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से इतना सीवियर को इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। स्टेबल एंजाइना, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तब अगर चेस्ट पेन हो रहा है, आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक हो रहा है, दैट इज़ स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, आप कुछ भी काम कर रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, उस वक्त अगर आपको सडन चेस्ट पेन हुआ, रेस्ट करने से ठीक नहीं हुआ, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, उस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और वेरिएंट एंजाइना ड्यू टू स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जिसके अंदर ब्लॉकेज होता है एटलीस्ट वन मेजर आर्टरी के अंदर, उसको बोला जाता है वेरिएंट एंजाइना। इसके बाद कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी ने एक गाइड और दी है एंजाइना के क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें क्लास 1 में कौन आता है, एंजाइना ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेनस और प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी। आप बहुत देर तक कोई फिजिकल काम कर रहे हैं तो आपको चेस्ट पेन फील हो सकता है, तो उस कंडीशन को क्लास 1 में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड, क्लास 2, स्लाइट लिमिटेशन विथ एंजाइना ओनली ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी। आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप स्लाइटली लिमिटेड हो गए हो, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की ट्राई कर रहे हो और आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्लास 2 में इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट क्लास के अंदर आप बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहे हो तब जाके आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपका चेस्ट पेन बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को क्लास 1 में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड क्लास में स्लाइटली लिमिटेड हो जाओगे, मतलब कि जैसे आप पहले तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे थे, क्लास 1 में आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद चेस्ट पेन फील हो रहा था। क्लास 2 में क्या होगा, 50 सीढ़ियों के बाद आप नहीं कर पाओगे, आपका चेस्ट पेन धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। क्लास 3 के अंदर सिम्टम्स विल एवरीडे लिविंग है। आप नॉर्मली 5 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, 10 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, थोड़ा सा दूर भाग के जा रहे हो, बस पकड़ रहे हो, ऐसी जो नॉर्मल आप डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हो उनके अंदर ही आपको चेस्ट पेन हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्लास 3 में इंक्लूड किया जाता है। और क्लास 4 जिसके अंदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आप उठ के बैठने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, एक सीढ़ी चढ़ने से भी आपको चेस्ट पेन हो रहा हो, तो वो कंडीशन क्लास 4। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक तो सीधा सा ही चेस्ट पेन जो कि रेडिएट हो सकता है आपके आर्म्स में, नेक, जो, शोल्डर और बैक तक, जो कि मेनली लेफ्ट इसके अंदर लेफ्ट आर्म इंक्लूड कर देना, लेफ्ट आर्म, नेक, जो, शोल्डर और बैक के अंदर में भी रेडिएट हो सकता है। और इसके अलावा चेस्ट पेन दैट में बी स्क्वीजिंग चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, स्क्वीजिंग, प्रेशर और बर्निंग और फुलनेस, जैसे हर्ट बर्न जैसा पेन होता है ना, वैसा पेन हो सकता है। और पेन जो कि रेडिएट हो सकता है इन लेफ्ट आर्म, नेक, जो, शोल्डर और बैक, मेनली, मे बी राइट में भी हो सकता है पर मेनली कहाँ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ आर्म, नेक, जो, शोल्डर और बैक, और मे बी रेडिएटिव पेन। वैसे एंजाइना में नहीं होता लेकिन जो सीवियर एंजाइना होती है, क्लास 4 जो एंजाइना है या जो वेरिएंट एंजाइना है, उसके अंदर क्या होता है, आपका पेन रेडिएटिव चेस्ट पेन हो सकता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर होता है। चेस्ट से शुरू होगा, फिर वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड ऑफ जो, लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर, लेफ्ट साइड
या लेफ्ट आर्म और लेफ्ट बैक के अंदर आपको फील हो सकता है। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है और स्वेटिंग है, और इसके साथ साथ पाल्पिटेशन भी बोलते हैं इसको, तो ये भी हो सकता है। या पाल्पिटेशन नहीं, डायाफोरेसिस, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग या डायाफोरेसिस जिसको बोला जाता है वो भी हो सकता है। इसको डायाफोरेसिस के नाम से भी जानते हैं और पाल्पिटेशन भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मेनली क्या होगा, पेन जो कि रेडिएटिव हो सकता है और मे बी नॉन रेडिएटिव चेस्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डायफोरेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर चेस्ट पेन नहीं हो रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्वेटिंग या डायफोरेसिस पेशेंट को हो सकता है। एंजाइना एमआई के अंदर, दोनों के अंदर ऐसा हो सकता है। कई बार कुछ पेशेंट्स को चेस्ट पेन नहीं होता है तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्वेटिंग या डायफोरेसिस होता है। तो ये मेन 3 सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्वेटिंग या डायफोरेसिस। नेक्स्ट बात करें पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हो, आर्टीरियल स्पाज्म हो गया हो, या इन तीनों में से कोई एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक और थ्रोम्बस बन गया हो। ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होने वाले रीजन है। अगर इनमें से कुछ भी हो गया हो तो उसकी वजह से, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अगर स्पाज्म है तो सडन इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्पाज्म होगा तो आर्टरी की ल्यूमन छोटी हो जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसके अलावा अगर ये कंडीशंस हो रही हैं तो ओक्लूजन या ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इन सब की वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी या ऑब्स्ट्रक्शन इन सप्लाई या लेक ऑफ सप्लाई। इसके अंदर यहाँ एक पॉइंट और जोड़ देना, लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, एक ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई, जिसको क्या बोला जाता है, हाइपोक्सिया। पहले हाइपोक्सिया, फिर उसके बाद डालना इस्चीमिया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। तो सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्लूजन या सडन इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन दैट कॉज लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, दैट कॉज हाइपोक्सिया और दैट कॉज इस्चीमिया, ये पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है। क्या, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसको सिंपल कर देता हूँ मैं, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स it leads to obstruction या occlusion in the artery, जिसकी वजह से क्या होगा, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, और इट में कॉज इस्चीमिया, और इस्चीमिया में कॉज एंजाइना, जो किसी भी तरह की हो सकती है। कौन सी, स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट, और सेम ऐसी पैथोफिजियोलॉजी मायोकार्डियल इन्फाक्शन की होगी, लेकिन उसमें इस्चीमिया की जगह क्या हो जाएगा, इन्फाक्शन। इस्चीमिया के बाद इन्फाक्शन एंड देन सिम्टम्स। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की बात करें तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी आपको डायफोरेसिस हो रहा है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें पता करनी पड़ेगी, वाइटल्स। इसके अलावा जैसे हार्ट साउंड्स, हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल है, पेन के बारे में, रेडिएटिव है या नॉन रेडिएटिव चेस्ट पेन है, उसके बारे में आप फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लगा सकते हैं। इसके बाद ईसीजी से आपको पता चलेगा हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में, कि नॉर्मली हार्ट फंक्शनिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। PQRST वेव्स जो आती हैं, जो ईसीजी होती है नॉर्मल, पता है ना नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है। नॉर्मल ईसीजी में सबसे पहले P वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स, देन U वेव, ये नॉर्मल ईसीजी होती है, जिसके अंदर P वेव किसको डिनोट करती है, ये मैं जब ईसीजी पढ़ाऊँगा तो और डिटेल से पढ़ा दूँगा। जो एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है उसको P वेव, और जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है उसको QRS कॉम्प्लेक्स, और वापस रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को U वेव। तो अगर इनके अंदर कोई अफेक्ट आ रहा है या ब्लड
जो एरियाज़ हैं उनके अंदर अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग ईसीजी, जैसे आप ईसीजी में देखते हो बहुत बड़ी स्ट्रिप होती है, तो उसमें अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग लीड होती हैं, वो अलग अलग एरिया को डिनोट करती है। तो जिस भी एरिया में अफेक्ट होगा उस एरिया की ईसीजी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, तो वो ये चेंजेस अपने को ईसीजी में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट करके अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम, जो 2D इको जो आप सुनते हो टेस्ट, 2D इको जिसके अंदर फ़ोटो देखते हैं अपन, यूएसजी के जैसा एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हार्ट की पिक्चराइजेशन या हार्ट को देखा जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या करते हैं, ट्रेडमिल पे आदमी को भगाया जाता है और साथ में उसके हार्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है मॉनिटर से, जिससे अपने को जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसकी हार्ट की एक्टिविटी में जो अप डाउन या चेंजेस आ रहे हैं उनसे अपन पता लगा सकते हैं कि उसको स्टेबल है अनस्टेबल है, कौन से टाइप का एंजाइना है, उसका हार्ट कितना कॉम्प्रोमाइज़ है, कब कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कितना एक्टिविटी करने पे होता है, तो हम उससे एंजाइना की क्लास का पता लगा सकते हैं। इसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, जो वहाँ की वेसल्स हैं, कौन सी वेसल में ब्लॉकेज है, कैथेटर के थ्रू अपन एक एक वेसल को विजुअलाइज करके देखते हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जिस आर्टरी में ब्लॉकेज होता है उस आर्टरी का पता लगा सकते हैं। और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये जब इन्फ्लामेशन होता है हार्ट की वेसल्स का या हार्ट के, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन से अपने को पता चलता है कि हार्ट का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इनके लिए अपन टेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली ईसीजी से अपने को मेनली पता चल जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन से, और साथ में अगर जो पेशेंट है वो कभी कभी जैसे अब उसको वो बहुत कंप्लेन कर रहा है, जैसे कि मैं जब भागता हूँ दौड़ता हूँ तो मेरे चेस्ट पेन होता है, तो एक्सरसाइज स्ट्रेस करके अपन उसका असेसमेंट कर सकते हैं। एंजियोग्राफी, सी रिएक्टिव प्रोटीन से अपने को पता चल जाएगा कि उसको एंजाइना है, एमआई है, स्टेबल है अनस्टेबल है, कौन से टाइप का इफेक्ट। इसके बाद बात करें अपन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो फर्स्ट मैनेजमेंट होता है वो होता है रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। एंजाइना का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। जो स्टेबल स्टेबल जो एंजाइना होता है वो इन दोनों से ठीक हो जाता है। अगर नॉर्मल है तो रेस्ट से ही ठीक हो जाता है, और रेस्ट से नहीं तो नाइट्रोग्लिसरीन, या दोनों साथ में यूज करके अपन स्टेबल एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं। तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स देते हैं, जिसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि सबलिंगुअली यूज किया जाता है, सबलिंगुअली पेशेंट को दिया जाता है। सबलिंगुअली मतलब अंडर द टंग, जीभ के नीचे अपन जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट होती है उसको रख देते हैं, तो वहाँ से वो डिजोल्व होके और ब्लड सर्कुलेशन में जाती है और वहाँ जाके अपना इफेक्ट दिखाती है कहाँ पे, वेसल्स पे, वेसल्स को डायलेट कर देती है। डायलेशन होगा तो जो ऑब्स्ट्रक्शन था तो इन वेसल्स को थोड़ा डायलेट कर देगी, तो ब्लड को जाने के लिए और चौड़ा रास्ता मिल जाएगा और वो ब्लड की डिमांड को कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद बात करें तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, इसके एग्जांपल है प्रोपेरानोलोल, मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल। ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं। हार्ट रेट कम हो जाएगी तो हार्ट का वर्क कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। तो वर्क को कम कर देता, हार्ट के वर्क को कम कर देता बीटा ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यही करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं। इनका दोनों का एरिया ऑफ फंक्शनिंग अलग अलग है, काम दोनों का एक ही है। एक काम करता है अलग जगह और ये ऐसे नोड एवी नोड पे काम करता है, तो ये दोनों हार्ट के वर्क को कम कर देते हैं ताकि इसकी डिमांड कम हो जाए, और डिमांड कम होगी तो आपके सिम्टम्स रिलीव हो सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल्स हैं निफिडिपिन और एम्लोडिपिन। इसके बाद एंटीप्लेटलेट्स जैसे एस्प्रिन, ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देते हैं। प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देते, मतलब इकट्ठा नहीं होने देते हैं। जहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। इनको ब्लड थिनर्स के नाम से भी जाना, ब्लड को थिन कर देते हैं जिससे ब्लड का फ्लो कम्प्लीटली चलता रहता है, वो एक जगह रुकता नहीं है, जिससे प्लाक के बनने के चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को एस्प्रिन से एलर्जी होती है तो क्लोपिडोग्रिल यूज की जा सकती है। इसके बाद एंटीकोएगुलेंट्स,
जो कोएगुलेशन है ब्लड का उसको रिड्यूस करने के लिए अपन एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि हिपेरिन। इसके बाद बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला प्रोसेस है पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर क्या किया जाता है, पीटीसीए नाम है। पीटीसीए में क्या किया जाता है, जो आर्टरी है जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ, जैसे आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर आर्टरी, वहाँ कैथेटर के थ्रू एक बलून डाला जाता है, फिर उस बलून को जहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हुआ वहाँ जाके इन्फ्लेट कर दिया जाता है, मतलब फुला दिया जाता है, इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो प्लाक दब जाता है। फिर वापस जो प्लाक दब जाएगा तो वो जो वे था वो नॉर्मल हो जाएगा और वहाँ से ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे एक कैथेटर लाया, फिर इसको यहाँ पे बलून को लाके इन्फ्लेट कर दिया, जिसकी वजह से ये प्लाक दोनों तरफ प्रेशर की वजह से दब गया और वापस फ्लो नॉर्मल हो गया। ये खैर लंबे समय तक ये ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इस प्लाक के ऊपर वापस से एथेरोमा बनने के चांसेस होते हैं। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, पर उस वक्त अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, प्लाक की कितनी सीरियसनेस है, प्लाक कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अपन चूज करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है, एक बलून को डाल के और जहाँ प्लाक बना हुआ है वहाँ पे ले जाकर इन्फ्लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लाक था वो प्रेशराइज हो जाता है और ब्लड का फ्लो, ब्लड के लिए कि जो ब्लड वेसल्स की ल्यूमन है वो वाइड हो जाती है और फ्लो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सेकेंड जो सर्जिकल प्रोसीजर है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हुआ है उससे पहले किसी अदर आर्टरी से डायरेक्ट उसके आगे वाली आर्टरी को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये आर्टरी अपन बाहर से कहीं से ले सकते हैं, अपनी बॉडी की ही कहीं किसी और आर्टरी को काट के और वहाँ से लेके अपन, और जो आर्टरी जैसे नॉर्मली फ्लो होता है, कोई आर्टरी थी, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है और ये सप्लाई कर रही है 2-3 आर्टरीज को। अब इस आर्टरी के अंदर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इसको बाईपास बना के यहाँ काट देंगे और इसको बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो यूँ बन जाएगा। जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, ये जो आर्टरी थी इसके अंदर ब्लॉकेज हो रखा था, तो अपन ने क्या करा, यहाँ से डायरेक्ट इसके आगे की आर्टरी को जोड़ दिया, यहाँ से लिया और ये जो एथेरोमा बना हुआ था या प्लाक बना हुआ था उसके आगे कहीं से अपन ने इस आर्टरी को डायरेक्ट अटैच कर दिया, तो ब्लड फ्लो अब इधर से कंटिन्यू बना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो स्टेंट्स सेम उसी की तरह है जैसे पीटीसीए में करा था। पीटीसीए में अपन ने क्या करा था, बलून से इन्फ्लेट करके बलून डाला, बलून से इन्फ्लेट किया और वापस निकाल दिया, तो प्लाक को प्रेशराइज। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टैंड्स यूज करते हैं, जो एक नेट जैसा एक राउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसको पहले जो सिकड़ा हुआ होता है या डिफ्लेट होता है, फिर उसको ले जाके वहाँ ले जाके बलून के साथ उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, फिर बलून को तो निकाल लेते हैं लेकिन वहाँ पे उस स्टेंट को छोड़ देते हैं। वो स्टेंट वहीं पे रहता है जहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हुआ था, तो वो क्या करेगा, वापस उस प्लाक को बनने से रोकेगा। इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी उससे पीटीसीए से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। धीरे धीरे इस स्टेंट के आसपास जो ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स कोलेस्ट्रॉल फैट जमा होना चालू हो जाता है और ये वापस ब्लॉकेज कर सकता है। लेकिन ये प्रोसीजर्स अपन यूज करते हैं। सबसे पहले पीटीसीए, जिसके अंदर बलून से इन्फ्लेट करते हैं और वापस बलून को निकाल लेते हैं और उस एरिया को वाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद सीएबीजी और स्टेंट्स, ये प्रोसीजर अपन यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, ये था एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना। इसको अपन अगर एग्ज़ाम में आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से आता है तो आप इसमें एंजाइना जो वर्ड है उसको हटा देना, एंजाइना के टाइप्स मत लिखना, जो डेफिनेशन है वो ऐड कर देना, साथ में रिस्क फैक्टर्स, कोजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस और मैनेजमेंट जो वो सेम टू सेम रहेगा अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से आता है। और अगर एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से आता है तो आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो। तो
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ही टाइप एंजाइना है, तो इसमें अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पूछता है तो आप एंजाइना हेडिंग ना लिख के कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लिखें और बाकी सब आप ऐड कर सकते हैं। और अगर एंजाइना पूछता है तो आप डायरेक्ट एंजाइना से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंजाइना क्या होता है? एंजाइना इज ए कंडीशन दैट इन विच चेस्ट पेन अकर्स, या इसको डायरेक्टली चेस्ट पेन के नाम से भी जाना जाता है या एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये कब होता है? जब ब्लड की डिमांड और सप्लाई दोनों में बैलेंस बिगड़ जाता है। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है यानी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो सेल्स हैं वो इस्कीमिया में चली जाती है, सेल्स इस्कीमिया में चली जाती हैं, और जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है या एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। कोजेज की बात करें तो कोजेज में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होना, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हेरिडिटरी, एज, सेक्स, इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, हाइपरटेंशन, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडिफिएबल जिनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और नॉन मॉडिफिएबल जिनको में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, जैसे एज, सेक्स और हेरिडिटी। इसके अलावा अपन और चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उनको चेंज कर सकते हैं, तो उनको मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग हो सकता है, प्रेशर फील हो सकता है या टाइटनेस हो सकती है, साथ में चेस्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है। ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। एंजाइना के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप होते हैं मेनली, फर्स्ट स्टेबल, सेकेंड अनस्टेबल और थर्ड वेरिएंट एंजाइना। अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी इनको बांटा गया। स्टेबल के अंदर क्या होता है? रेस्ट करने से, जब आप फिजिकल काम करते हो तो चेस्ट पेन होता है, रेस्ट करते हो तो ठीक हो जाता है। अनस्टेबल में रेस्ट से ठीक नहीं होगा, आपको नाइट्रोग्लिसरीन लेनी पड़ेगी या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और वेरिएंट एंजाइना में मसल स्पाज्म होता है, तो वो बहुत सीवियर कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट की कोई ना कोई मेजर आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से मसल स्पाज्म, और वो सीवियर कंडीशन होती है। इसके बाद अगर बात करें तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, सीटी, कार्डिक एमआरआई, कार्डिक सीटी स्कैन करके अपन पता लगा सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन क्या देंगे? नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ की जाती है। अगर उनसे ठीक नहीं होता है तो उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर उनसे भी ठीक नहीं होता है तो अपन सर्जिकली ट्रीट करना पड़ेगा, जिसके अंदर पीटीसीए, सीएबीजी और स्टेंट्स यूज करके अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो गाइस, ये था एंजाइना पेक्टोरिस। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू।